कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे और अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर रहे होंगे, फिर वो चाहे हमारा नीट का एग्जाम हो या फिर बोर्ड का। बच्चों, मेरा नाम है करीना वसीम शेख और मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केवीएस बायोलॉजी। हाँ बच्चों, केवीएस बायोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों के इंफॉर्मेटिव लेक्चर, फिर चाहे वो 11th क्लास के हो या फिर क्लास 12 की ही क्यों ना हो। ओके बच्चों, वैसे तो मैं कंप्लीट बायोलॉजी ही डील करती हूँ, लेकिन आज के टाइम को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हम लोगों को थोड़ा सा डराते हैं या कह ले बोरिंग होते हैं या फिर कह ले नॉन इंटरेस्टिंग होते हैं, और जब हम उनके एमसीक्यू सॉल्व करने जाते हैं तो हमसे नेगेटिव हो जाते हैं। हाँ तो बच्चों, आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है मेरे पास, यानी कि केवीएस बायोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर, मेरे चैनल पर। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे पोस्ट को फॉलो करें, मेरी टिप्स, मेरी ट्रिक्स को फॉलो करें, मेरे नोट्स को प्रॉपर्ली लर्न करें, एनसीईआरटी पढ़ें, फिर देखें आपकी बायोलॉजी कितनी स्मूथ हो जाती है और आपके एमसीक्यूज कितनी जल्दी बटर की तरह सॉल्व होते हैं, और नीट में तो आप लोगों की एक सीट बिल्कुल डन है। तो बच्चों, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम सभी जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। चैप्टर नंबर 2 12th की एनसीईआरटी का, बिल्कुल पेज नंबर 19। ओके बच्चों, तो अब आप लोग सोचोगे कि मैम ने यही टॉपिक क्यों लिया, तो मैं आपको बताती हूँ बच्चों। सबसे पहले आरबीएसई एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स, आप लोग सुन लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, और अब बात करती हूँ नीट की। तो मैंने देखा बच्चों कि नीट में लास्ट 19 ईयर्स, प्रीवियस 19 ईयर्स से 5 से 6 क्वेश्चन पर ईयर पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से। कितने क्वेश्चन? 5 to 6 क्वेश्चंस। कितने मार्क्स हो गए बच्चों? 24 मार्क्स। सोचने वाली बात है। आप बताओ मुझे, सोचने वाली बात है कि नहीं? अगर हम इस चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो सीधे सीधे कितने नंबरों का नुकसान हो रहा है? 24 मार्क्स का। और अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो सीधे सीधे +24, वो भी नीट में। तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, है ना बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। बच्चों, अब हम हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसका माइंड मैप बनाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि भूमिका बनाना, ऑलराइट, बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा सा माइंड मैप बनाएंगे। जैसे कि जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे पास पूरा मैप होता है ना मोबाइल में, उसका हम नेविगेशन स्टार्ट करते हैं। क्या होता है नेविगेशन में? पहले आता है स्टार्टिंग पॉइंट, फिर आते हैं बहुत सारे पॉइंट्स, फिर हम उन सारे पॉइंट्स को से गुजरते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? फाइनली हाईवे पर, या फिर कह लें हमारी डेस्टिनी पर। बस इसी तरीके से इस चैप्टर का भी नेविगेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? नेविगेशन का हमारा पहला पॉइंट होगा बच्चों रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? सब लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि रिप्रोडक्शन क्या है। बच्चों, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है, या हम कह लें ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या डेवलप करता है? ऑफस्प्रिंग डेवलप करता है। और ऑफस्प्रिंग कैसे होते हैं? बिल्कुल उसी की तरह होते हैं, हम कह लें सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, या तो फिर बच्चों मैं आपको डेफिनेशन लिख के बताती हूँ, देखिए आप।
It's a biological process in which an organism develops offspring similar to itself. ठीक है बच्चों, अब आप लोग कहेंगे कि सिमिलर टू इटसेल्फ से हमारा क्या मतलब है? सिमिलर टू इटसेल्फ से मेरा मतलब है बिल्कुल रेप्लिका, बिल्कुल कॉपी। जैसे कि हम जानते हैं कि इंसान का बच्चा इंसान की तरह होता है, गाय का बच्चा गाय की तरह होता है, हाथी का बच्चा हाथी की तरह होता है। ऑलराइट, ये तो आप लोगों को सबको पता है। तो बस इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बच्चों? रिप्रोडक्शन। इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। थोड़ा और देखते हैं हमारी जनरल लैंग्वेज में आप लोगों के समझने के लिए। यहां पर बच्चों ऑर्गेनिज्म को हम लेंगे एज अ पेरेंट। क्या लेंगे? पेरेंट। क्या डेवलप कर रहा है? ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑफस्प्रिंग को हम क्या कहेंगे जनरल लैंग्वेज में? यंग वंस। ऑलराइट, या फिर कह लें बेबीज। बिल्कुल अपने ही जैसे यंग वंस डेवलप करना या अपने ही जैसे बेबीज बनाना। ओके बच्चों, अब देखिए क्या होता है। हम कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी, हम कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जीन्स को ट्रांसफर करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन अपने ट्रेट्स को ट्रांसफर करने का क्या प्रोसेस कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझेंगे। पेरेंट को बच्चों हम मान लेंगे फर्स्ट जनरेशन, है ना? पेरेंट को मान लेंगे फर्स्ट जनरेशन और ऑफस्प्रिंग, अब हमें तो पता नहीं है ना कि कौन सी जनरेशन है, तो नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे नोट करना बच्चों। ऑलराइट, अब बच्चों हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस कि रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले इसकी एसेंशियलिटी और इसकी वाइटैलिटी को डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन तो हमने देख लिया कि क्या होता है, अब ये क्यों जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां आती है। रिप्रोडक्शन बच्चों इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो स्पीशीज कैसे आगे बढ़ेंगी। पर्टिकुलर इकोसिस्टम में हम अपनी स्पीशीज को कैसे बनाए रखेंगे, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। उसके लिए हमें करना पड़ेगा रिप्रोडक्शन, और यही इसकी वाइटैलिटी है। लिखते हैं यहां पे एक और पॉइंट, देखना बच्चों। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। देखो बच्चों, स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी के लिए ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीशीज सरवाइव नहीं कर पाएंगी और लाइफ एक एंड की तरफ आ जाएगी। तो इसी वजह से रिप्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। और ये स्पीशीज कोई सी भी हो सकती है, फिर वो चाहे प्लांट की स्पीशीज हो, ओके, या फिर एनिमल से क्यों ना। ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं प्लांट के बारे में, तो अब आगे सारी चीजें डिस्कस होंगी किसके बारे में? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट ओनली। समझ गए बच्चों? इसे नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट। रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन के बारे में जान लिया, इसकी वाइटैलिटी भी देख ली। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। ओके बच्चों, मींस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आप लोगों को पता ही होगा रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। हमने जूनियर सेक्शन में पढ़ा है, जब हम कॉलम बना के उनके डिफरेंसेस लिखते थे,
याद आया होगा? ऑलराइट, अब थोड़ा सा हायर लेवल पे है, बस और कोई बात नहीं है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बच्चों दो तरीके के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, अब मैंने जैसा कि बताया कि हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट, ये यहां पे जरूर लिखना बच्चों, कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट। ओके, क्या कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को? टर्म सुनी होगी आपने, एपोमिक्सिस। क्या कहेंगे बच्चों? एपोमिक्सिस। और सेक्सुअल को क्या कहेंगे? एम्फीमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस आरबीएससी स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये कंप्लीट चैप्टर है, ये आगे चल के कंप्लीटली डिस्कस होगा। यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसलिए दे रही हूं ताकि दोनों को अच्छे से आप लोग जान लें और अच्छे से डिफरेंशिएट कर लें। ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस आपस में वाइस वर्सा है। जैसे कि जो भी इवेंट्स इसमें नहीं होंगे वो सारे इवेंट्स इसके अंदर होंगे। ऑलराइट बच्चों, समझ गए? अब हम स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? हमने ये सुना हुआ है कि ये इतना एडवांस नहीं होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। ये होता है थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। प्रिमिटिव क्यों होता है? क्या हमने कभी इस बारे में सोचा? नहीं सोचा, तो अभी सोचेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है। इसके अंदर बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या एब्सेंट होता है ये देखेंगे यहां पर, गैमेट फॉर्मेशन एब्सेंट। ठीक है बच्चों, गैमेट फॉर्मेशन एब्सेंट। अब क्योंकि गैमेट्स ही नहीं बनेंगे, दैट मींस सेक्स सेल्स ही नहीं बनेंगे, तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना। लिखते हैं यहां पे फर्टिलाइजेशन एब्सेंट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो फिर प्लांट की एक मजबूरी हो जाती है कि फिर उसे करना पड़ेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब उसको या तो एग्जाम्पल मान लेंगे हम। ठीक है, अब तो मजबूरी हो गई ना, गैमेट बन रही है, तो गैमेट ही नहीं बनेगी तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्लांट की क्या मजबूरी हो गई? वो क्या करेगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, ये एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक है, अब लास्ट का पॉइंट देखते हैं। गैमेट नहीं बनी, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर मियोसिस भी नहीं होगा। ठीक है, मियोसिस का क्या मतलब है? मियोसिस तो पता है ना आप लोगों को, रिडक्शनल डिवीजन। ऑलराइट, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, मियोसिस भी एब्सेंट होगा, या हम कह लें रिडक्शनल डिवीजन भी एब्सेंट होगा। ठीक है, एपोमिक्सिस समझ में आया? ऑलराइट, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये दोनों प्रोसीजर आपस में क्या है? वाइस वर्सा है। तो जो सारे इवेंट्स इसमें नहीं हो रहे वो सारे इवेंट इसमें होंगे। इसे याद कर लीजिए, ये याद हो जाएगा, इसे याद कर लीजिए, ये याद हो जाएगा। समझ गए? अब इसमें हमने लिखा था गैमेट फॉर्मेशन एब्सेंट, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये एडवांस्ड टाइप का रिप्रोडक्शन है, इसे हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स करते हैं, तो इसमें गैमेट्स 100% बनेंगे। हम लिखते हैं यहां पे गैमेट फॉर्मेशन प्रेजेंट। ठीक है, अब गैमेट्स बन रहे हैं, दैट मीन्स सेक्स सेल्स बन रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन भी होगा ऑब्वियसली। फर्टिलाइजेशन भी प्रेजेंट है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया तो कौन सी इवेंट हो गया प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में? सिंगैमी। ओके, अच्छा, बहुत से बच्चों को ये टर्म ही समझ में नहीं आती है, पूछते सिंगैमी होता क्या है? सिंगैमी बच्चों प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे हम सिंगैमी कहते हैं, बस यही होता है सिंगैमी। ठीक है, आप जरूर लिख लेना। अब मियोसिस यहां एब्सेंट है तो यहां पर प्रेजेंट। ऑलराइट,
मियोसिस प्रेजेंट होगा, या हम कह लें रिडक्शनल डिवीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, समझ में आया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स समझ में आ गए बच्चों? ठीक है, ये हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स करेंगे। हायर प्लांट्स कौन से हो गए? फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, और हम सब जानते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स दैट मीन, कर लीजिए बच्चों नोट कर लीजिए कंप्लीटली, नीटली अपनी नोटबुक में प्रॉपरली सब लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं रब करूंगी। ओके, प्रॉपरली नोट्स बनाओगे तभी फायदे में रहोगे। ऑलराइट, अभी तो मैं समझा दूंगी, बट एट द एंड क्या होता है, हमारे पास सिर्फ हमारे नोट्स ही रह जाते हैं। ठीक है, उस वक्त कोई गाइड तो हम नहीं खोलेंगे ना, इसलिए प्रॉपरली लिख लेना बच्चों एक एक चीज। प्रॉपर नोट्स में इसीलिए डे 1 से आप लोगों के लिए बनवा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया या फिर पीछे से स्लाइड चल रही है तो मैंने आप लोगों को बता दिया और सब समझा दिया। एट द एंड ये हमारे पास नहीं रहेगा, ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है हमारी। ओके, ये सारी चीजें अच्छे से लिखो, फिर मैं रब करूंगी। चलो ये वाला पोर्शन रब कर देते हैं, ये तो हो ही गया होगा आप लोगों का। बच्चों अब हमारा आ रहा है नेविगेशन का अगला पॉइंट, तो इसके अंदर हमें क्लास 11th में जाना पड़ेगा। अब मैं जो टर्म इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूं उसके लिए आपको किंगडम प्लांटी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आई होप आपने पढ़ा होगा किंगडम प्लांटी। ठीक है, चलो अगर जिसने नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा उसको इश्यू हो सकता है इस चैप्टर को समझने में, क्योंकि क्या होता है बच्चों, 11th क्लास में हमने अगर किंगडम प्लांटी पढ़ा है तो इस चैप्टर पे कमांड बहुत अच्छा होगा। और जब फ्यूजन क्वेश्चन बनेगा, एग्जामिनर ये थोड़ी देखेगा 11th या 12th, वो तो नीट के सिलेबस के हिसाब से आपका पेपर बनाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। अगर नहीं भी पढ़ा है 11th में, या जो भी आप लोग किंगडम प्लांटी का नॉलेज नहीं है, इट्स ओके, अब मैं यहाँ पे दे देती हूँ तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक टर्म इंट्रोड्यूस होगी यहाँ पर, सुना भी होगा बच्चों ने, स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स बच्चों, स्पर्मेटोफाइट्स क्या होते हैं? ठीक है, प्लांट्स विच डेवलप सीड्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स। ठीक है, समझ में आया? प्लांट्स, वो प्लांट्स जो सीड डेवलप करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। क्लियर है? अब एक और टर्म यहाँ पे आएगी, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूं, फेनेरोगैम्स। एग्जामिनर क्या करता है, इसे हटा देगा, इसके थ्रू क्वेश्चन पूछेगा। अब बच्चे बोलेंगे फेनेरोगैम्स क्या होते हैं, हमें पता ही नहीं है। कुछ नहीं होते, स्पर्मेटोफाइट्स का ही दूसरा नाम फेनेरोगैम्स है। क्लियर है? ठीक है, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रही हूं। प्लांट्स विच डेवलप seeds are called as spermatophytes। ठीक, या फिर हम कह लें फेनेरोगैम्स। ऑलराइट, अब हम देखेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, बहुत से बच्चों को स्पर्मेटोफाइट्स 2 टाइप के होते हैं, एक हो गया जिम्नोस्पर्म, दूसरा हो गया एंजियोस्पर्म। इतने कॉमन टर्म्स हैं, पता ही होगा, फिर भी मैं लिख देती हूं। ठीक है, दो टाइप के बच्चों, एक हो गया जिम्नोस्पर्म, एक हो गया एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब यहाँ पे इस
दोनों के जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के एक एक फीचर को देखेंगे और डिफरेंस भी देखेंगे। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म बच्चों, जिम्नोस्पर्म हमें पता है जिम्नोस्पर्म हो गया सीड बेयरिंग प्लांट तो है ही, क्योंकि यहाँ पे लिख ही लिया पहले, प्लांट विच डेवलप सीड्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट, और उसके दो टाइप जिम्नो और एंजियो। ऑलराइट, अब इसका एक फीचर देखेंगे जो कि इसे बिल्कुल यूनिक बनाता है, और वो क्या है वो फीचर? वो है नेकेड सीड्स। क्या है बच्चों? नेकेड सीड्स। अब नेकेड से आप लोग कहेंगे, नेकेड मीन्स व्हाट? मतलब सिंपली अनकवर्ड। क्या कहेंगे? अनकवर्ड। ओके, अनकवर्ड सीड्स, समझ गए? जिम्नोस्पर्म्स सीड बेयरिंग तो है ही, और इसकी सीड्स क्या होते हैं? नेकेड होते हैं, या फिर हम कह लें अनकवर्ड होते हैं। क्लियर है? ठीक है, आप देखेंगे इसका एक और फीचर, इसमें फ्रूट्स एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? फ्रूट्स एब्सेंट होते हैं। ऑलराइट, फ्रूट्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अभी मैं जिम्नोस्पर्म नहीं पढ़ा रही हूं, सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रही हूं, तो एक एग्जाम्पल बस ऐसे ही लिख लो। ऑलराइट, कॉनिफर एग्जाम्पल। अभी अपन सिर्फ थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस देख रहे हैं और इन दोनों के फीचर देख रहे हैं। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। ठीक है, एंजियोस्पर्म अगेन सीड बेयरिंग तो है ही, लेकिन वो फीचर जो इसे यूनिक बनाता है वो कौन सा है? कवर्ड सीड्स। कवर्ड सीड्स। मैंगो देखा है बच्चों? मैंगो देखा है आप लोगों ने सभी ने? गुठली बाहर तो नहीं होती है ना, अंदर ही होती है ना, फ्रूट ने कवर कर रखा है। राइट, एप्पल देखा है? एप्पल खाया भी है, सीड्स अंदर होते हैं ना, कवर्ड। बस वही एंजियोस्पर्म, कवर्ड सीड। ठीक है, अब हमने यहां देखा था फ्रूट इसमें एब्सेंट है, इसमें फ्रूट्स प्रेजेंट। ओके, फ्रूट भी प्रेजेंट है, फ्लावर भी प्रेजेंट है, तभी तो हायर है ना, तभी तो इसका पूरा चैप्टर पढ़ रहा है, हायर है ये। ऑलराइट, फ्लावर्स भी प्रेजेंट है, फ्रूट्स भी प्रेजेंट है, फ्लावर्स भी प्रेजेंट है। इसका भी एक एग्जांपल लिख लेंगे अभी, कैप्सुला। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। दोनों का डिफरेंस भी देख लिया, दोनों के यूनिक फीचर्स भी देख लिए, क्या क्या मेन डिफरेंस है ये समझ में आ गया। पूरा चैप्टर ही इस पे डिपेंड है, एंजियोस्पर्म का ही चैप्टर है, तो इसकी मैंने आपको पूरे यूनिक फीचर की लिस्ट बता दी कि सीड कवर्ड होते हैं, फ्रूट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं क्योंकि फ्रूट ही सीड्स को कवर करके रखते हैं, और फ्लावर भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। हायर प्लांट है, मोस्ट एडवांस प्लांट है, इसलिए जैसे कि हमने अभी पढ़ा था ना कि हायर प्लांट्स ही क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखा एनसीईआरटी ने कैसे अपने नाम के साथ जस्टिस किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं? एंजियोस्पर्म है। ऑलराइट, हायर है, हायर टाइप का रिप्रोडक्शन करेंगे। नाम के साथ जस्टिस देख लिया आपने एनसीईआरटी का। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये नोट कर लेना, ठीक है? अभी इधर का रब कर रही हूं। बच्चों, अब अगली टर्म इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, ठीक है? वो भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है। लिखती हूं यहां पर, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी बच्चों। अब आप लोग कहेंगे कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? लॉजी हम लोग सब जानते हैं, स्टडी ऑफ। ठीक है, स्टडी ऑफ। अब ये किसकी स्टडी की बात हो रही है यहाँ पर? बच्चों, एक छोटी सी डेफिनेशन है, मैं आपको बताती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। इट्स अ ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील। बच्चों, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी क्या है, एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों को बताती हूँ। दैट मीन्स इट्स अ ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द फॉर्मेशन
and development of embryo and endosperm is known as plant embryology. ठीक है, लॉजी मीन्स व्हाट? स्टडी ऑफ किसकी? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन की स्टडी, या हम कह रहे हैं एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टडी, ठीक है, और एंडोस्पर्म की स्टडी। ऑलराइट, अब मैं यहां लिखती हूं डेफिनेशन, देखिएगा। ब्रांच ऑफ बॉटनी which deals with the formation and development of embryo and endosperm. All right, समझे बच्चों? अब आप लोग कहेंगे कि एंडोस्पर्म क्या है? अब ये कौन सा नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया? एंडोस्पर्म बच्चों अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ठीक है। बार बार मैं कह रही हूं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट बात कर रहे हैं, ठीक, इसीलिए एंडोस्पर्म का टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर हम ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी की बात कर रहे होते तो ये टर्म आपको नहीं मिलती, ठीक है। न्यूट्रिटिव टिश्यू, सिर्फ अभी इतना याद रखें, आगे बिल्कुल अच्छे से हर चीज डिस्कस होगी, ठीक है। न्यूट्रिटिव टिश्यू, ओके, समझ गए आप? जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक की सफर की स्टडी, सीधी सिंपल बात, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक की सफर की स्टडी को क्या कहेंगे? एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे, इतना सा याद रख लीजिए, ठीक है। अब मैं बताऊंगी आपको एम्ब्रियोलॉजी के इवेंट्स, फिर आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि एम्ब्रियोलॉजी में एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है बच्चों। इवेंट्स डील करते हैं। ये इवेंट्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि पता लगे कि एम्ब्रियोलॉजी में होता क्या क्या है, ठीक है। पहला इवेंट बच्चों क्या होगा? स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर बन गए, उसके बाद क्या बनेगा? गैमेट्स बनेंगे, ऑलराइट। गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट बन गए, पहले देखा था क्या हुआ था, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, ऑलराइट। कौन सी टर्म आएगी? सिंगैमी। फिर क्या बना? एम्ब्रियो, ऑलराइट। अब यहां पे बताती हूं एम्ब्रियो कैसे बना। हमें ये तो पता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा ना, इतना तो आइडिया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट किस में डेवलप होता है? एम्ब्रियो में डेवलप होता है। बस ये यहाँ पे आ गई ये वाली बात। ये देखो बच्चों, इसको ऐसे ब्रैकेट लगाना, जाइगोट किस में डेवलप हो रहा है? एम्ब्रियो में, ऑलराइट। फर्टिलाइजेशन के बाद बना, क्या बना? जाइगोट बना, किस में डेवलप हो गया? एम्ब्रियो में डेवलप हो गया, ठीक है। अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप हो गया, यानी कि एम्ब्रियो बन गया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? वन वर्ड, टेल मी। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। जेनेसिस जहां आ जाता है, जेनेसिस जिस वर्ड के पीछे आ जाता है, दैट मीन्स फॉर्मेशन। टर्मिनोलॉजी को याद रखने का यही तरीका होता है, ठीक है बच्चों। एम्ब्रियोजेनेसिस, ये हो गए हमारे एम्ब्रियोलॉजी के इवेंट्स। हम एम्ब्रियोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं? पहले होता है स्पोर फॉर्मेशन, देन होता है गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट बनी, फर्टिलाइजेशन हुआ, दैट मीन्स सिंगैमी हुआ, फिर बना जाइगोट, जाइगोट से बना एम्ब्रियो, ऑलराइट। इसी की स्टडी को क्या कहेंगे? एम्ब्रियोलॉजी। और जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक का सफर, उसे क्या कहेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। जेनेसिस दैट मीन्स फॉर्मेशन, एम्ब्रियो के बनने का प्रोसेस, ठीक है। समझ में आया? हेलो, हाँ बच्चों, तो बात करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि गैमेट तो हम समझ गए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन भी समझ गए, एम्ब्रियो बना ये भी समझ गए। अब ये टर्म कहां से आ गई? स्पोर फॉर्मेशन मींस व्हाट? अब आप लोग ये कहेंगे, तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, स्पोर फॉर्मेशन एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल का ही हिस्सा है, ठीक है। स्पोर बनते हैं, एंजियोस्पर्म्स हमेशा से स्पोर बनाते हैं, दो तरह के भी बनाते हैं, हेट्रोस्पोरिक कंडीशन भी होती है। मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि
किंगडम प्लांटी का पढ़ना बहुत जरूरी है। किंगडम प्लांटी में हर प्लांट की, हर तरीके की प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में दिया हुआ है। स्पोर फॉर्मेशन एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल का ही हिस्सा है। समझ गए बच्चों? उसके बाद हुआ गैमेट बना, गैमेट बने उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फिर बना एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से एम्ब्रियो अपने अंदर क्या डेवलप कर रहा है? न्यू लाइफ डेवलप कर रहा है। न्यू लाइफ डेवलप कर रहा है, दैट मीन्स न्यू प्लांटलेट, और एक न्यू एंजियोस्पर्म हमारे सामने हमारी अर्थ पे उग गया। समझ में आया? स्पोर फॉर्मेशन कोई नई बात नहीं है, ये एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल का ही हिस्सा है। ठीक है बच्चों, और इन सब चीजों की स्टडी को हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? आई होप समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगी कुछ फैक्ट्स। ऑलराइट, अब इन फैक्ट्स में समझने वाली कोई बात नहीं है, सीधे सीधे मेमोराइज करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सीधे सीधे +4 मिलेगा। ऑलराइट, इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आप लोगों के पास काफी चीजें होंगी, काफी तरह की नोटबुक्स होंगी, मॉड्यूल्स होंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के, उसमें सब मिल जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी पॉइंट कुछ भी छूटे। मेरे नोट्स में ही मैं हर एक चीज आपको कंसाइज कराना चाहती हूँ। ऑलराइट, अब देख लीजिए आप, मैं फैक्ट्स बता रही हूँ बच्चों। क्या है होंगे वो फैक्ट्स? सबसे पहले सुना भी होगा, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, कौन है? बताओ बच्चों। C.F. वुल्फ। ऑलराइट, C.F. वुल्फ। सीधे सीधे याद करना, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कौन है? C.F. वुल्फ। ऑलराइट, और क्योंकि हम इंडियन हैं तो हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, ये भी पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। ठीक है बच्चों, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कौन हो गए? प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। ठीक है, इनकी एक बुक भी है, उसको भी याद कर लेना। एक बुक लिखी है इन्होंने बच्चों, बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझे आप लोग? ये था हमारा प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का इंट्रोडक्शन। फिर हमने देख लिया थोड़े से इसके फैक्ट्स। क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक आप लोगों को समझ में आया? ये सिर्फ अभी बहुत थोड़ा सा ही पार्ट था, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था बच्चों। अमूमन ये मिसिंग होता है, जनरली फ्लावर से ही स्टार्ट होता है ये चैप्टर। लेकिन मुझे आप लोगों को आगे आने वाली सारी पिक्चर क्लियर रखनी है, इसलिए मैंने आपको शुरू में ही इंट्रोडक्टरी पार्ट काफी सिंपलर तरीके से बता दिया, ताकि बिल्कुल भी आप लोगों को ये चैप्टर बर्डन और हेडेक ना लगे। ठीक है, आगे के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि पहले अभी बताया किंगडम प्लांटी का इंट्रोडक्शन था, अब होगा एवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन। ऑलराइट, एंजियोस्पर्म का एवोल्यूशन देखेंगे, कैप्सुला के बारे में जानेंगे जो कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म है। ऑलराइट, उसके बाद हम आएंगे फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट पर। समझ गए आप लोग? ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बिल्कुल अच्छे से इसे पढ़ लेना, एनसीईआरटी पढ़ के आना। बिल्कुल पैरेलल में दोनों चीजें चलनी चाहिए, मेरे नोट्स और एनसीईआरटी, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। अगला लेक्चर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों का माइंड मैप था इस चैप्टर के लिए। समझ गए बच्चों? मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें,
क्योंकि आपके लाइक्स और शेयर ही मेरा मोटिवेशन है। मुझे जैसे जैसे मोटिवेशन मिलेगा वैसे वैसे आपके लिए अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स में लेके आऊंगी। ऑलराइट बच्चों, तो अपना बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ऑलराइट, टेक केयर, थैंक यू।